नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर पिछले 1 साल की उपलब्धियों के संदर्भ में प्रेस वार्ता ली। अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग को अपने 1 साल के कार्यकाल में महज 6.5 माह ही आधिकारिक कार्य करने का अवसर मिला। लॉकडाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं के लिए टेलीफोनिक माध्यम से उनके मामलों में राहत पहुंचाई गई और अखबारों समाचारों के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेकर भी कई मामलों में कार्रवाई की गई। आने वाले साल में अब चूँकि हमारे पास महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास पेंडिंग मामले हैं वो पेंडेंसी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। अभी भी हमारे पास कुल 5-6 ज़िले ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा मामले पेंडिंग बचे हैं, बाकी नहीं के बराबर मामले हैं। तो आने वाले साल में हम अपनी सभी सदस्यों के मध्य हमने अपने कार्य विभाजन भी कर दिया है। 4-4 ज़िले का आवंटन सबको हो गया है और अभी हमारे साथ ट्रेनिंग में कुछ 2-3 महीने हमारी महिला सदस्य जो है हमारे साथ संयुक्त बैठक करेंगे और उसके बाद वो इंडिविजुअल भी बैठकें कर सकेंगी। तो जन सुनवाई वाला मामला तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत लंबा चलाना पड़ेगा या बहुत सुनवाई पेंडिंग रहेगी, सबका तुरंत क्विक रिलीफ होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने ही बयान से विरोधियों के निशाने पर कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह अब आ चुके हैं। इन्होंने आदिवासियों को अनूठा छाप बताने वाला बयान देकर इस वर्ग को और उनके शुभचिंतकों को नाराज कर दिया है। गौरतलब है कि ये खुद इसी वर्ग से आते हैं। बयान से नाराज लोगों ने रायपुर शहर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ मिलकर इनका पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया और इस्तीफे की मांग की। सूरजपुर जिले में अंधविश्वास और आस्था का वास्ता कोई नई बात नहीं। यहाँ हर 10वीं ग्राम पंचायत के बाद झाड़ फूंक करने वाले बाबा और उन बाबाओं पर विश्वास करने वाले ग्रामीण भी आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। आज एक ऐसे बाबा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक के इलाज करते हैं और रोजाना उनके पास सर्पदंश से पीड़ित मरीजों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन प्रशासन के अंधविश्वास के खिलाफ ग्रामीणों में जागरूकता लाने वाले दावे बस दफ्तरों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ढोंगी बाबाओं की देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन खतरनाक इलाज को झाड़ फूंक से ठीक करने वाले बाबा तो सूरजपुर के ग्रामीण अंचलों में अपने पैर पसारे बैठे हैं। तस्वीरों में शराब की बोतल रखकर और थाले चिपकाकर करतब दिखा रहा यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। दरअसल यह एक बाबा है जो सर्पदंश के मरीज का थाले चिपकाकर इलाज कर रहा है। इस बाबा का दावा है कि उसे 8 बार सांप ने काटा है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बातें वो गाँव में फैला रखा है, जिससे दूर दराज के सर्पदंश के मरीज भी इस बाबा के चंगुल में फंसकर अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं। यह पूरा मामला शिक्षित विकासखंड भैया थाना के महज थोड़ी दूर स्थित तरका गांव का है, जहां इलाज कराने पहुंचने वाले ग्रामीण भी पूरी तरह से बाबा से आश्वस्त हैं। यहाँ सांप काट दिया था तो आया था मैं वैद्य के पास इलाज कराने, ठीक हो गया। 10 सालों से जान रहा हूँ। यहाँ आसपास में आते हैं बहुत लोग इलाज कराने, लगभग 30 लोगों को गांव का ठीक किए हैं, तो विश्वास होगा ना। मैं सांप झाड़ता हूँ, कई जो बुलाता है उनके पास जाता हूँ और ज़्यादा लेट हो जाता है तो उनको देख लेता हूँ कि भाई 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, उसको भेज देता हूँ। और अगर मेरा लाइक है किसी आदमी कोई कुछ नहीं हुआ है। जहां एक और सर्पदंश से होने वाले मौतों के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर केवल अपने नाम की पहचान के लिए झाड़ फूंक करने वाले बाबा ग्रामीणों की जान के साथ खेल रहे हैं। जहां ग्रामीणों का मानना है कि अस्पताल दूर होने और अव्यवस्थित होने के कारण ही इन बाबाओं की दुकान चल रही है, तो प्रशासन और चिकित्सा विभाग के द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाने की बात कही जा रही है। इन दावों की पोल बाबा के झाड़ फूंक करने की ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। अस्पताल जो है तत्काल उसको घर में न रख करके तत्काल अस्पताल भेजना चाहिए और अस्पताल में ला करके डॉक्टर को
पूरी लक्षण बताना चाहिए। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि कोई विषैला सांप काटता है तो वो झाड़ फूंक न कराएं, वो तत्काल जो है उसको अस्पताल, नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाएं। जहां विषैले सांपों का शिकार हुए मरीजों का इलाज कभी कभार चिकित्सक भी नहीं कर पाते, ऐसे में सर्पदंश के मरीजों को झाड़ फूंक से ठीक करने वाले बाबा शायद मानसिक विकार के कारण ही भोले भाले ग्रामीणों की जान से खेलते हैं। बहरहाल प्रशासन और समाज के शिक्षित वर्ग कब अपनी जिम्मेदारी के साथ ग्रामीणों को जागरूक कर इन झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं की दुकान बंद कराते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। खबरों में वापस आने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानथन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है। ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बिजली की दरों में की गई वृद्धि के बाद भाजपा राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अब सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है। राजधानी रायपुर के डगनिया में स्थित बिजली ऑफिस का घेराव कर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी वहां मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार द्वारा बढ़ाए गए बिजली बिल को लेकर उसके विरोध में ये देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो बिजली दफ्तर का घेराव करने निकले हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार बड़ी संख्या में विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ तमाम जो बड़े नेता है वो जो है पहुँचे हुए हैं, जिससे देख सकते हैं तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात। सर, कैसे देख रहे हैं बढ़ोतरी को? भारतीय जनता पार्टी बिजली बिल के विरोध में कि जो आम जनता को आधा बिजली बिल करने की इन्होंने बात की थी, बिजली बिल तो आधा नहीं किया, जनता के ऊपर में और लोड डाल दिया। और ये जनता के साथ में लूट है, जनता का अन्याय है, अत्याचार है। जब कोरोना काल में लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, लोगों के रोजगार चले गए, ऐसे समय पर बिजली बिल को बढ़ाना ये सरासर अन्याय है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। कोरोना काल के टाइम पे इस तरीके से बढ़ाना कैसे देखते हैं आप? ये तो जनता के साथ में लूट है, लूट। वरिष्ठ नेता हैं सच्चिदानंद उपासने जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? देखिए, सरकार झूठ पर बनी हुई सरकार है। शुरू से ही इस सरकार ने आने से पहले ही इस सरकार ने झूठ बोलकर गंगा जल हाथ कसम खाकर जो है इस प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी की 420 की, और कहा था कि हम सरकार में आते बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली बिल हाफ नहीं किया, बिजली बिल में दुगुनी वृद्धि करके आज गरीबों की जेब पर, किसानों की जेब पर डाका डाला है। उद्योगपतियों के लिए बिजली सस्ती की है, गरीबों के लिए बिजली महंगी की है। और जिस प्रकार से बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये साबित हो गया है इस सरकार ने कि जितने लंबे बिजली के तार उतने लंबे भूपेश की भ्रष्ट सरकार। देख सके तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ बिजली दफ्तर के घेराव के लिए निकले और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने कोरोना काल में जो है बिजली बिल का जो है दाम बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं जनता को बड़ी तकलीफ होगी। कैमरा पर्सन गौरी के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। बिलासपुर अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने तहसील कार्यालय परिसर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। तहसीलदार पर कई गंभीर आरोप लगाए।
बिलासपुर तहसील अधिवक्ता संघ ने तहसील में अव्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कलमबद्ध हड़ताल पर न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। बेमेतरा जिला मुख्यालय के करीब होने के बावजूद डगनिया गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। गांव की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है कि इन्हीं दलदलों भरे रास्तों से होकर उन्हें रोज गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार सड़क बनवाने की मांग हर स्तर पर की है, मगर अब इनकी सुध नहीं ली गई, जिसके चलते ग्रामीण आज भी परेशान हैं और साथ ही दुर्घटना का डर हमेशा बना रहता है। खस्ता हाल सड़कों से कोरबा के नागरिक भी परेशान हैं। इन्होंने विरोध कुछ अलग तरीके से किया। देखिए खराब सड़कों के विरोध का ये वीडियो। चिटफंड कंपनियों में पैसे निवेश कर उसे गंवा चुके सैकड़ों हितग्राहियों की आस फिर से जगने लगी है। जांजगीर जिला प्रशासन ने सभी एसडीएम के माध्यम से इन निवेशकों की जानकारी मांगी है, जिसके बाद जानकारी देने के लिए लंबी कतार तहसील कार्यालय में लग रही है। प्रशासन ने इन निवेशकों से 6 अगस्त तक जानकारी मांगी है, जिसके बाद बीते 2 दिनों में 900 से अधिक लोगों ने अपनी जानकारी दे दी है। जशपुर जिले में सन्ना और पंडरापाट क्षेत्र की अच्छी जलवायु के चलते यहां नाशपाती के पेड़ों पर अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान मायूस हैं। इन किसानों को मीठी और रस भरी नाशपाती के खरीदार नहीं मिल पाने की वजह से नाशपाती के फल पेड़ों पर ही पककर नीचे गिरने लगे हैं। इस वजह से किसानों को अपनी नाशपाती की पैदावार औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। इन दिनों पंडरापाट और सन्ना क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के सैकड़ों किसानों की बाड़ी में नाशपाती की पैदावार का नज़ारा देखते ही बन रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि मीठी नाशपाती की अच्छी पैदावार के बाद भी इन किसानों को खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 10 रुपये प्रति किलो के भाव में भी स्थानीय बाजार में उनकी मीठी नाशपाती की खपत नहीं हो पा रही है। इसके पहले बाहर के फल व्यापारी नाशपाती खरीद लेते थे, लेकिन इन दिनों यहाँ की सड़क की बदहाली के चलते बाहर के खरीदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। सन्ना में मौसम बहुत अनुकूल है, यहाँ नाशपाती का पैदा बहुत हुआ है, लेकिन बाहर से कोई खरीदार नहीं आने के कारण पूरा नाशपाती गिर रहा है, सड़ रहा है और किसान हम परेशान हैं। नाशपाती का फसल बहुत अच्छा हुआ है, खरीदार नहीं आने से सब पेट पर खराब हो रहा है। ग्राहक आते हैं तो बिक्री करते हैं, रुपए आते हैं, कोई खरीदारी नहीं है। नुकसान हो रहा है, कहाँ से होगा? जब बिकेगा तो फायदा होगा। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी देने के लिए साइबर संगवारी और साइबर मितान की गाड़ियां भी शहर में दौड़ रही हैं। इसके बावजूद लोगों के खाते से रकम पार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी रायपुर में ही अकेले पिछले महीने 50 से अधिक ठगी के मामले सामने आए हैं, जो ये बताने में काफी है कि जिस तरह लोग रोजाना इसके शिकार हो रहे हैं। ठगी के कुछ मामलों की बात करें तो 2 दिन पहले ही पंडरी थाने में एक नाबालिग छात्र ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छात्र के मुताबिक वो सोशल साइट पर कॉल गर्ल ढूंढ रहा था। इसी दौरान उसे एक मोबाइल नंबर मिला और इसमें उसने संपर्क किया था। नंबर पर संपर्क करने के बाद ठगों ने उसे ब्लैकमेल कर अपने खाते से करीब 1.25 लाख रुपए
जमा करवा लिए। वहीं दूसरी ओर अभनपुर थाने में रिटायर्ड कर्मचारी अशोक कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराया कि 17 जून को उसे अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उनके पुत्र किशोर साहू कोरोना से संक्रमित हैं और उसके खाते को अपडेट किया जा रहा है। आरोपी ठगों ने अशोक साहू को ओटीपी भेजा और उनसे ओटीपी नंबर ले लिया। इसके बाद लगातार अलग अलग तारीखों में आरोपियों ने उनके खाते से कुल 63,30,000 रुपए की रकम पार कर दी। इस दरमियान अशोक साहू भी कोरोना के शिकार हो गए थे। तबीयत ठीक होने के बाद जब घर वापस आए तो उन्हें खाते से रकम पार होने की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज की। जैसे ही प्रार्थी आता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थी को पता नहीं रहता कि उसके साथ धोखाधड़ी हो गई है और बहुत दिन बाद अपने अकाउंट को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी इस प्रकार के जो मामले हैं उसमें डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नंबर बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस आरोपियों को पता है कि जैसे ही और बार बार नंबर यूज़ होता है तो फिर उसका वो लोग उपयोग बंद कर देते हैं। तो इस हिसाब से उनकी चालाकी की जाती है। फिर भी साइबर टीम हमारी सक्षम है और वो कार्रवाई करती है। राजधानी में आए दिन साइबर ठगी के नए नए प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। साइबर ठग हर बार पैंतरे बदलकर खाता धारकों के खाते से रकम पार कर रहे हैं। वहीं इस मामले में रायपुर एसएसपी यादव ने कहा कि पुलिस साइबर ठगी को रोकने के लिए साइबर मितान, साइबर संगवारी सहित अन्य प्रकार से जागरूकता अभियान चला रही है। यहाँ तक कि प्रदेश स्तर पर पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर थाना भी खुल चुका है। एसएसपी ने कहा कि साइबर ठगी के मामले बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस को उन्हें सुलझाने में सफलता भी मिल रही है। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सामान्यतः बाहरी राज्यों के अपराधी इस प्रकार के ठगी के मामले में पकड़े गए हैं। साइबर ठगी के मामले में यदि पीड़ित जल्द से जल्द अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को उपलब्ध करा देते हैं तो ऐसे खाता धारकों के पैसे वापस होने के चांस ज्यादा होते हैं। देरी होने पर खाता धारकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कि केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और फंसने वालों की संख्या भी, और सभी वर्ग के लोग। जैसे अभी जो केस आया अभनपुर में, इसमें लगभग 63 लाख की ठगी हुई है, 15-20 दिन में हुई है। और इसमें पहले ओटीपी मांगा गया है ब्रांच मैनेजर, एसबीआई का ब्रांच मैनेजर के नाम से, और इन्होंने ओटीपी दिया है, रिटायर्ड विद्युत कर्मी हैं। और उसके पश्चात उन्होंने कोई एक ऐप एनीडेस्क या कोई एक ऐप लोड करवाया है और उसके बाद इनके मोबाइल की कॉपी कर ली है एंड एवरी टाइम ही डिड ट्रांजैक्शन। हालांकि इनको मैसेज आता था लेकिन इन्होंने मैसेज नहीं देखा। तो इस तरह के कई बार जो चीज़ें हैं जो मिश्रित हैं, मतलब जिसमें एक तो अपनी गलती प्लस अपनी लापरवाही, ये दोनों घातक सिद्ध हो रही हैं। ऐसे बहुत से केसेस हम लोगों के पास अभी आ रहे हैं लगातार। चूंकि मैंने ये बोल रखा है थानों में, इवन 1 रुपए की भी ठगी का, साइबर फ्रॉड का केस आता है तो अपने को केस रजिस्टर करना है सो दैट अपन इसको जांच कर सकें। एसएसपी अजय यादव ने ठगी के बढ़ते मामले के बीच लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के बैंक और संस्था हमेशा इस बात की जानकारी देती रहती है कि हम ओटीपी नहीं मांगते। अगर कोई बोलता है कि आपकी लॉटरी लगी है तो लोगों को खुद सोचना होगा कि इसमें मेरा नाम ही क्यों शामिल है। ठगी के नेटवर्क को समझने की हमें जरूरत है। आम जन के लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि सभी प्रकार के बैंक, सभी प्रकार की संस्थाएं बता चुकी हैं कि हम ओटीपी नहीं मांगते। हम डेटा अपडेट करने के लिए फ़ोन पे नहीं कहते हैं। आप ब्रांच में संपर्क करके केवाईसी सुधारिए। जब आपका एक बार केवाईसी सुधर चुका है तो बार बार क्यों फ़ोन आ रहा है? कहीं फ़ोन आए तो हमें वहाँ ना दे करके ये बोलना चाहिए कि हम अपने निकटस्थ जो ब्रांच है हम वहाँ संपर्क कर लेंगे। दूसरा, जो लॉटरी के चक्कर में कई केसेस में फंसे हैं, उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बोलता है कि आपकी लॉटरी लगी है या आपको हम कुछ इनाम में पैसा दे रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए क्यों, मेरे साथ क्यों? मैंने तो कहीं इन्वेस्ट किया नहीं, कहीं कुछ किया नहीं, तो मेरे को क्यों फ्री में मिल रहा है? तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये ठगी के नेटवर्क को समझने की ज़रूरत है। एक और सरकार चाह रही है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल मोड पर लेन देन करें और इसे लेकर अभियान भी चला रही है, तो दूसरी ओर आम लोग डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट मोड को अपनाने के फिराक में जिंदगी भर की पूंजी एक झटके में गंवा देते हैं। पुलिस और बैंक प्रबंधन खाता धारकों को साइबर सुरक्षा देने में कहीं भी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। वीआईपी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ
हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिए जाने पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज अपने निवास कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान अपने बयान से सरकार को घेरा। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का दावा है, वहीं दूसरी तरफ इनके जायज हक को भी देने से कतरा रही है। कर्मचारी लगातार इस बात को लेकर के परेशान हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि 12% यहाँ पर डीए दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 28% का डीए जो दिया गया है, अभी बिजली के रेट में वृद्धि करने के बाद में जिस प्रकार से बिजली कर्मचारियों के लिए 28% राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इस बात को लेकर के बाकी कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है और उनका कहना है कि जब एक प्रदेश में हम सभी कर्मचारी हैं तो अलग अलग कैसे होंगे। आज भी केंद्र सरकार के जो डीए से राज्य सरकार काफ़ी पीछे है, उनकी मांग है और जायज मांग है और इसलिए उनके डीए में वृद्धि होनी चाहिए। कर्मचारियों में इस बात को लेकर के काफ़ी आक्रोश है और मैं समझता हूं कि बाकी चीज़ों में ये सरकार केंद्र सरकार के बारे में बताई जाती है कि केंद्र सरकार ने ये किया, तो जब केंद्र सरकार 28% अपने अधिक कर्मचारियों को दिए हैं तो आखिर ये सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, जबकि आर्थिक हालात को बताते हैं कि बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि उनको 28% डीए मिलनी चाहिए। राजधानी रायपुर स्थित प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खुद को भी विधानसभा चुनाव के लिए छोटा सा चेहरा बताया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इसे लेकर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह खुद अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने साफ कर दिया है कि इस बार भाजपा किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बावजूद भी रमन सिंह जी का इस तरह का बयान आना उनके पार्टी के प्रति विरोधाभास को प्रदर्शित करता है। इस तरह के कई तंज कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा दिए गए बयान पर कसा है। बीजेपी हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और जब भी विधायक बन जाते हैं तो विधायक दल मुख्यमंत्री तय करता है। ये बहुत सारे चेहरे हैं जी, चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। प्रदेश में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर बीते कई दिनों से राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं होने पर अब इन लोगों को अपने प्रदर्शन के तरीकों को बदल दिया है। इसी कड़ी में आज अनुकंपा संघ ने काली पट्टी बांधकर शासन के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों का कहना है कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो आगे भी उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हम सब एक हैं। दिवंगत पंचायत शिक्षक के जो परिजन हैं पिछले 17 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर। अनुकंपा नियुक्ति की मांग तो दूर की बात है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और आज जो ये है 17वें दिन में जो काली पट्टी बांधकर शासन के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है इनकी। मैं माधुरी मिर्गे राजनांदगांव जिला से 21 तारीख से हम लोग यहाँ पर बूढ़ा तालाब में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक शासन के कोई भी आदमी और शासन प्रशासन हमारी सुध लेने नहीं आया है। हम लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन कर करके हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन सुध लेने नहीं आया। सिर्फ हमारी एक सूत्री मांग है अनुकंपा नियुक्ति। हम शासन से गुहार लगा रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए, लेकिन जिस तरह से सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है उसी तरह हमारी भी मांग है कि हमको भी कहीं भी योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अगर अनुकंपा नियुक्ति सरकार नहीं करती है तो आगे की हमारी रणनीति इतनी भयानक रहेगी कि वो शासन सोच भी नहीं सकती कि महिलाएं किस तरह से अभी रोड पे उतरी है, फिर क्या कर सकती है। हम यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज काली पट्टी बांधकर
इसीलिए विरोध कर रहे हैं हम शासन का कि शासन एक तरफ बोलती है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं के साथ न्याय किया जाए, तो ये भी हम भी पंचायत दिवंगत पंचायत शिक्षक की पत्नियां हैं, हमारे भी पति 15-16 साल जॉब करे हैं और हमको यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति न मिलने पर आज हम रोड पे आ गए हैं। आज हम शासन के खिलाफ खड़े हुए हैं, विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के कि शासन ने आंखें बंद कर रखी है महिलाओं के प्रति और हम उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह आप हमको कहीं भी अनुकंपा नियुक्ति योग्यता अनुसार दे। इनका कहना है कि आज तो वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनकी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को पूरी नहीं करते अगर शासन, तो आगे और भी भयानक रणनीति ये अपनाएंगे। कैमरामैन अमीन के साथ वीआईपी न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। रायपुर शहर में 2 दिन बाद आज फिर से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। कल 65,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज रायपुर पहुंची, जिसके बाद आज वैक्सीन केंद्रों में भीड़ देखने को मिली। कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक खींच कर ला रहा है। अभी 2 दिन बंद था सर, अभी वैक्सीन नहीं था, तो यहाँ हमारे पास आए हैं 200 डोज कोविशील्ड का। लगभग 110 लोगों को वैक्सीनेट कर लिए हैं और हम लोग 9:30 के आसपास ही चालू किए हैं। 9:30 को वैक्सीन आया हमारे पास। वही है, जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, 200 लोग आ जाते हैं तो 1 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। 2 दिन बाद रायपुर में वैक्सीनेशन एक बार फिर से चालू किया गया है। कल 65,000 डोज राजधानी रायपुर में वैक्सीन के आए थे, तो इसी बीच वैक्सीन सेंटर में भीड़ उमड़ चुकी है। लोग आके वैक्सीन लगवा रहे हैं क्योंकि अंदाज़ा एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है, तो वैक्सीन ही उसका रामबाण है। वैक्सीन और मास्क लगाना ज़रूरी है। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। हल्दीराम फूड कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने के नाम पर एक व्यक्ति 2 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। टिकरापारा थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा नगर निवासी अक्षर उपनिषद भारती ने इंटरनेट पे उपलब्ध वेबसाइट पर हल्दीराम की डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसके बाद ठग ने फोन प्रोसेसिंग सहित अन्य चीजों पर उससे अपने खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा लिए। इसके बाद व्यक्ति ने जब हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जानकारी ली तो पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसके बाद प्रार्थी ने थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज की। थाना टिकरापारा अंतर्गत अक्षर उपनिषद भारती प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इनको हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। इस प्रकार से अपने झांसे में लेकर जो अननोन नंबर के द्वारा अपने अकाउंट में 2,06,000 रुपये जमा करा लिया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। शहर में अपराधी पकड़ में तो आ रहे हैं, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जा रहे हैं। इसी तरह एक मामला सामने आया है, जहां डीडी नगर पुलिस की गिरफ्त में आया मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी कोर्ट में 2 आरक्षकों को चकमा देकर फरार हो गया। अब इस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। थाना डीडी नगर अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को न्यायालय परिसर ले जाया गया था। उसको न्यायालय में पेश करने के दौरान ही वहां से वो चकमा देकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इसमें थाना सिविल लाइन अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये मोटरसाइकिल चोरी का आरोपी था और इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा था। वीआईपी न्यूज़ में आज सिर्फ इतना ही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।